हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएससी बीएचओ। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 7 का दूसरा लेक्चर देखेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स द फाउंडेशन ऑफ फर्टिलिटी इन एनिमल्स। ये प्रजनन क्षमता का आधार कैसे है। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा फॉलिकल्स से, उसके बाद कितने तरह के फॉलिकल्स होते हैं, फिर हम देखेंगे कि लिक्विड फॉलिकुलाई, जो फॉलिकल के लिक्विड होते हैं या जो फ्लूइड होते हैं, उसमें क्या क्या कंपाउंड होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। फिर ओवेरियन फॉलिकल्स का जो है वो डेवलपमेंट कैसे होता है और क्या क्या स्टेजेज हैं फॉलिकुलर डायनामिक्स का, एंड इसका फर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊं इस लेक्चर से, टॉपिक से। तो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है, जैसे हमने पिछले क्लास में लेक्चर में ओवरी बताया था। ओवरी में स्ट्रक्चर का हमने नाम लिया था कि फॉलिकल्स होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम भी होते हैं। तो जो फॉलिकल्स हमने बताया था, जहां से जो अंडाणु है वो निकलते हैं, उसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे डिटेल्स रूप में, क्योंकि ये एक रिप्रोडक्शन का आधार है। अगर इसके बारे में ना जाने तो कई जगह पे हम मिस कर सकते हैं और हमारे पशु की प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो सकती है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है विद इन द ओवरी। ओवरी में कहाँ पे ये रहता है, हमने बताया था कि ये कॉर्टेक्स में होता है। 4 लेयर हमने बताया था, उसमें जो सबसे बाहरी लेयर था जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद टूनिका अल्बुजिनिया, उसके बाद कॉर्टेक्स है ना, उसके बाद मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला जो लेयर है ओवरी का, उसी में ये सारे डेवलपिंग फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेज में होते हैं, है ना। कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोइंग स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। इसको डिफाइन कैसे करें, किसको हम बोलेंगे। तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होता है एन oocytes एंड इट्स इनकेजिंग सेल्स। एक ओवरी जो होता है उसमें एक oocytes होगा और इसके चारों तरफ के जो सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो जितने भी तरह का, सेल्स का अलग अलग तरह का हो सकते हैं, है ना, लेयर्स इनके अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने भी सेल्स हैं, oocytes और इनकेजिंग सेल्स को मिला करके हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। अभी हम डिटेल्स स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें। सो ये फॉलिकल्स करता क्या है। सो इट प्रोवाइड्स द कंजेनियल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड रेडीनेस फॉर द oocytes फॉर द फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओवुलेशन। अगर ये कंजेनियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करे तो हो सकता है कि ओवुलेशन के बाद जो oocytes बाहर आया है वो फर्टिलाइज ही नहीं करे और एनिमल फिर कंसीव नहीं करे, गर्भ धारण वो ना कर पाए। तो उसके लिए ये कंजेनियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सुटेबल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये फॉलिकल का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ का जो स्टेजेज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेस साइकिल जो हीट में एनिमल आती है वो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर फॉलिकल्स ग्रो नहीं करें तो हो सकता है कि एनिमल हीट में वो ना भी आए। अगर इसमें किसी भी तरह का डिरेंजमेंट हुआ, किसी भी तरह का गड़बड़ी हुआ फॉलिकुलर ग्रोथ में, तो ये साइकिल को पूरा डिस्टर्ब कर देता है और साथ साथ ओवुलेशन को भी डिस्टर्ब करता है और फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो भी पशुपालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये ज्ञान होना जरूरी है, ताकि उनको ये अपने पशु का जो फर्टिलिटी है, वो गाय पाले हो या भैंस पाले हो या बकरी पाले हो या फिर सुकर पाले हो या और भी कोई जानवर पाले हो, तो उनमें ये जो है फर्टिलिटी ऑप्टिमाइज कर सकें। फर्टिलिटी ऑप्टिमाइज जब होगा तभी जाकर के वो समय से बच्चे देंगे और उनसे फिर प्रोडक्शन हम जिस तरह का भी लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। अब टाइप ऑफ फॉलिकल्स हम लोग देखते हैं, कितने तरह के ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला जो टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्रारंभिक फॉलिकल। ये क्या है
कि जब कोई भी पशु जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके ओवरी में जो है वो फॉलिकल्स होते हैं और वो प्राइमोर्डियल फॉर्म में होते हैं। और ये जो है इनएक्टिव होता है, क्विसेंट होता है, नॉन ग्रोइंग होता है, वो ग्रोथ नहीं करता है जब तक कि एक्टिवेशन ना हो उसका। जब उसका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेट होगा, तभी वो फिर ग्रोइंग फेज में आएगा। इसलिए ये इसको नॉन ग्रोइंग फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ये ओवरी में रहता है और ये करीब करीब 1.5 लाख के आसपास ये जन्म के समय गाय के बच्चे में ये होता है। ये बना होता है उस साइड्स का, जैसे ये उस साइड्स है ना, और इसके चारों तरफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल्स। ये इपिथेलियल लेयर्स होते हैं, ये फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये सिंगल लेयर का होता है। ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये कोई जरूरत नहीं है कि ये पूरा का पूरा उस साइड्स को कवर किए रहे। तो अगर इस तरह का ये फॉलिकल है, ये उस साइड्स हो गए और ये सेल्स हो गए। इसको प्री ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोला जाता है। तो इस तरह के अगर फॉलिकल्स हैं तो इसको बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। इसके बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन होता है, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंट्राओवेरियन फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, तो ये ग्रोइंग फेज में आता है, ये ग्रो करने लगता है। और एक बार जब ग्रो करना शुरू हो गया फॉलिकल, तो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा तब तक जब तक कि उसका ओवुलेशन ना हो जाए या फिर उसका रिग्रेशन ना हो जाए। ग्रो करेगा, कुछ समय के बाद वो रिग्रेस कर जाएगा। वो तो दो फेट होते हैं, आगे चल करके हम बताएंगे इसको। सो दूसरा टाइप का जो फॉलिकल है दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, जिसको हम लोग प्राथमिक फॉलिकल भी बोलते हैं। ये एक्टिव होता है और ग्रोइंग होता है। इसमें भी क्या होता है कि ओसाइट्स जो है सिंगल ओसाइट्स होता है, सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल शेप का होता है और इस तरह से ये सिंगल लेयर का ये न्यूक्लियस हो गया ओसाइट्स का, ये बना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट जो फॉलिकल है वो है सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रम मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसमें नहीं होता है, जो आगे चल करके ये बनेगा। तो ये जो फॉलिकल है ये इसको हम लोग प्री एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं। ये भी ओसाइट्स तो होता ही है, इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं जिसको ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जाता है, वो 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स के होते हैं। जैसे ये सेल्स, ये ओसाइट्स का न्यूक्लियस हो गया, ये सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। इस तरह के ये 2 लेयर या 2 से अधिक लेयर, बट लेस देन 6 लेयर, वो 6 लेयर से कम होंगे तो उनको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स इस तरह से बोलेंगे। 1 2 3 लेयर हमने ड्रॉ किया है, ये 6 लेयर तक जा सकते हैं। 6 लेयर से ज्यादा इनको नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है कि थिकल लेयर सेल्स डेवलप होता है, एक लेयर्स होता है थिकल सेल्स का, ये भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है, बट जोना पेलोसिडा इसमें एब्सेंट होता है। एक स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर होता है जो इस फॉलिकल्स में अभी तक नहीं बनता है। तो इस तरह का जिसमें जोना पेलोसिडा नहीं बना है, 2 से ज्यादा लेयर्स का है, 6 से कम है, या फिर इसमें थिकल सेल लेयर बनना शुरू हो गया है, इस तरह के फॉलिकल्स को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक फॉलिकल हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जो फॉलिकल है दैट इज द टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल्स को एंट्रल फॉलिकल्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सराउंड होता है 2 to more than 6 लेयर, सॉरी मोर देन, ये उस साइड से है ना। अब ये कई लेयर्स इसमें जो होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के, इस तरह के सेल्स रहेंगे।
और ये लेयर्स जो है मोर देन 6 होना चाहिए। इसके बाद ये जो है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं थिकल सेल लेयर। थिकल सेल्स, इसके बाहर का सेल्स जो है वो थिका सेल्स होता है। अब ये थीका सेल्स भी है, वो दो तरह के होते हैं, जो अंदर की तरफ वाला जो थीका सेल्स है और बाहर की तरफ वाला। जो अंदर की तरफ वाला है उसको हम लोग थीका इंटरना बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थीका इंटरना। और जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला सेल्स है उसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। और साथ ही साथ जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट होता है। जोना पेलुसिडा भी हम आगे ड्रॉ करके दिखाएंगे। सो जोना पेलुसिडा क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द ग्रेनुलोसार सेल्स। जो हम अभी ग्रेनुलोसार सेल्स आपको बता रहे थे, यही ग्रेनुलोसार सेल्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करता है, जो एक लेयर बनता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocytes एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जो ग्रेनुलोसा सेल्स का मेम्ब्रेन है, जैसे ये oocytes हो गया, ये oocytes का न्यूक्लियस होगा, ये उसका सबसे बाहर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और उसी के बाद ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे होता है, जिसको जोना पेलुसिडा बोला जाता है। ये फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फर्टिलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्मेटोजोआ आकर के यहाँ पे बाइंड करते हैं। ठीक है, ये एक लेयर होता है। इसके बाद थीका सेल्स हो गए। ये अस्ट्रोमस, जो ओवरी का अस्ट्रोमस सेल्स है, उसी से ये डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट होकर के ये बनता है और ये सराउंड्स करते हैं फॉलिकुलर सेल्स को। ये इस तरह के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो हमने अभी ड्रॉ किया था, उसके बाहर का जो है ये थीका सेल्स है। थीकल सेल्स का लेयर है, जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो अंदर की तरफ होगा वो थीका इंटरना कहलाएगा और बाहर की तरफ जो होगा वो थीका एक्सटर्ना कहलाएगा। तो जो थीका इंटरना होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द थीका एक्सटर्ना, और राउंड होता है और फोमी होता है, एपिथेलियल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है और सराउंड्स द ग्रेनुलोसा सेल। ये ग्रेनुलोसा सेल के जस्ट बाहर वो सराउंड किए हुए होता है। थीका एक्सटर्नल जो होता है दैट इज द स्मॉल होता है। थीका इंटरना के कंपैरिजन में थीका एक्सटर्ना जो होता है उसका साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है, और वो फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होता है। और ये थीका इंटरना को ये सराउंड करता है। बोथ द लेयर्स ऑफ द थीका सेल्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है, यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये थीका सेल्स जो है सेपरेट होते हैं। बेसमेंट में मतलब ये हुआ कि सबसे पहले थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स आते हैं, फिर जोना पेलुसिडा आता है, फिर oocytes का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर होता है फॉलिकल्स का। इसके साथ साथ टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होते हैं? एंट्रम। ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो सिक्रीट करता है फ्लूइड, जिसको फॉलिकुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, और ये एक्युमुलेट करता है बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल। जैसे अभी हमने oocytes से बनाया था, अब ये जो लेयर है ये ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर है। अब ये जो फ्लूइड जब सिक्रीट करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे भी बन सकता है, 1 भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। और ये आगे चल करके ये फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है ये बड़ा होता जाता है, और बड़ा होते होते ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और बड़ा ये बन जाएगा। फिर इधर से ये ग्रो कर रहे हैं और बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पे ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गया और ये ग्रेनुलोसा सेल्स ये इस तरह से हो जाते हैं। तो इसी को एंट्रम बोला जाता है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। या इसी को हम लोग जो बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं, या फिर वेजिकुलर फॉलिकल्स भी बोला जाता है। इसी कारण से टर्सरी फॉलिकल्स को वेजिकल फॉलिकल्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो फॉलिकल्स है वो टर्सरी फॉलिकल्स है, लेकिन इसका स्पेशल नाम दिया गया है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स जो सबसे लार्जेस्ट फॉलिकल्स होता है, जो ओवुलेशन से जस्ट जो पहले है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और उसको प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स भी बोला जाता है। इसका नाम पढ़ा था, ये एक साइंटिस्ट थे रेग्नियर डी ग्राफ,
एक डच फिजिशियन थे, एनाटोमिस्ट भी थे। इन्होंने ही सबसे पहले फॉलिकल्स को आइडेंटिफाई किया था रैबिट में, जो खरगोश होते हैं उसमें इन्होंने सबसे पहले इस फॉलिकल को आइडेंटिफाई किया था, बड़े साइज का फॉलिकल का। उन्हीं के नाम पे इस फॉलिकल का नाम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स नाम पड़ा है। ग्राफियन फॉलिकल्स आर द लार्ज एंड प्रोट्रूड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। जैसे ये ओवरी हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो ये सरफेस से भी बाहर इस तरह से प्रोट्रूड हो जाता है, सरफेस के बाहर, जो ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब आप पाल्पेट करेंगे तो फॉलिकल्स ब्लिस्टर लाइक जो है वो पाल्पेट होगा, ये अंदर भी होता है और ये ओवरी के सरफेस के बाहर भी प्रोट्रूडेड आउट होता है, जो फिल होता है ब्लिस्टर की तरह, फोड़े की तरह ये पाल्पेट करने पे ये फिल होता है। एंड इट कंटेन्स द लार्ज एंट्रम, बहुत बड़ा, जो सारे छोटे छोटे एंट्रम थे वो कोलेस करके बन जाते हैं ये, और लार्ज एंट्रम ये बनाते हैं। और ये जो है इसमें जो हमने बताया था कि उस साइड, अभी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें ये फॉलिकल्स है, यहाँ पे उसाइड्स था, ये तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गया है, और ये सब फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो यहाँ पे भी ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं उसाइड्स के चारों तरफ एक कुछ लेयर्स जो होते हैं ये सराउंड किए हुए रहते हैं। इस सेल्स यहाँ पे भी है फॉलिकुलर सेल्स इस तरह से। अब ये जो सेल्स जो उसाइड्स को सराउंड किए हुए हैं इनको बोला जाता है कुमुलस सेल्स। ये जो इमीडिएटली बाहर जो हैं, ये उसाइड्स के बाहर जो चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं, इसको कुमुलस सेल्स बोलते हैं। और ये जो कुमुलस सेल्स का जो सबसे अंदर वाला सेल्स है, सबसे अंदर वाला, उसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको कोरोना रेडियाटा ये बोलते हैं, सबसे अंदर वाला जो सेल्स है कुमुलस सेल्स। और ये जो क्लस्टर ऑफ द कुमुलस सेल्स जो है, और हाइलोक कहने या माउंट कहने, लोकेटेड एट द वन साइड ऑफ द एंट्रम, एंट्रम के वन साइड में लोकेटेड है ना, ऑन व्हिच द ओसाइड्स रेस्ट इज कॉल्ड एज कुमुलस ओफरस। यहाँ पे ये सेल्स जो बन रहा है, जहां से ये ओसाइड्स अटैच है फॉलिकुलर वाल से और ये सेल्स के थ्रू, इसी को बोलते हैं कुमुलस ओफोरस। ये जो स्ट्रक्चर है कुमुलस ओफोरस का है, या इसी को बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द एंट्रम, ये जो एंट्रम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसी को बोला जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड, या फिर लिक्कर फॉलिकाई। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसी को लिक्कर फॉलिकुलाई बोलते हैं। अब क्या क्या कंपोजिशन है इस फ्लूइड में, क्या क्या मिलते हैं। जो एंट्रम हमने दिखाया है, जो ये फ्लूइड था यहाँ पे, जो लिक्कर फॉलिकुलाई है, इसमें क्या क्या कंपाउंड है, क्या क्या सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत तरह के हार्मोन्स या कंपाउंड्स या फैक्टर्स कह लीजिए जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें एंड्रोस्टेनिऑन होते हैं, दूसरा टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो हार्मोन्स है, एस्ट्राडायोल 17 बीटा होता है, गोनेडोकाइनिन होता है, एक्टिविन्स होते हैं, इनिविन्स होते हैं, फॉलिस्टिटिन होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 होता है, बीटा इंडोर्फिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन्स होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, शॉर्ट में IGF भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, 1 और 2, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ओसाइड्स मैच्योरेशन इनहिबिटर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जो है ये फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले क्या था कि प्राइमोर्डियस फॉलिकल्स से प्राइमरी फॉलिकल्स बना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना, एंड ग्राफियन फॉलिकल बना, और ये ओवुलेट किया। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो जो फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द प्राइमोर्डियस फॉलिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकोजेनेसिस। तो फॉलिकोजेनेसिस कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स फ्रॉम द प्राइमोर्डियस फॉलिकल्स। बट जैसे हम ये बता रहे थे, ये एक डायनामिक प्रोसेस है,
है ना। ये कांस्टेंट नहीं है कि स्टैटिक प्रोसेस हो, ये डायनेमिक प्रोसेस। इस डायनेमिक प्रोसेस इसलिए करें कि इसमें कुछ फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, कुछ फॉलिकल्स रिग्रेस कर जाते हैं, इसलिए ये डायनेमिक है। इसलिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉलिकुलर डायनेमिक्स। उसका स्टेजेस के बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो फॉलिकल्स जितना सिंपल में हमने अभी पढ़ाया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, ये इतनी सिंपल से ग्रो नहीं करते हैं, ये एक वेव फॉर्म में ग्रो करते हैं, खास करके स्पेशली इन रूमिनेंट वेव पैटर्न होता है। उस पैटर्न में ये वेव 1 भी हो सकते हैं पर स्ट्रेस साइकिल, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आगे चल करके हम लोग देखे हैं। और ये जो वेव पैटर्न है, ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, बनते हैं। जो वेव पैटर्न बनता है उसमें रिक्रूटमेंट होता है, कुछ फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं, फिर साइमल्टेनियस इमर्जेंस ऑफ द वेव ऑफ द कोहर्ट। कोहर्ट कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ द फॉलिकल्स, एक साथ 10-20 ग्रुप फॉलिकल्स जो ग्रो करते हैं, उसी को जो ग्रुप है उसी को कोहर्ट बोलते हैं। फिर उसी कोहर्ट में से एक फॉलिकल्स या किसी किसी एनिमल में 2 फॉलिकल्स, जैसे सीप में की बात करें तो उसमें 2 बच्चे देते, वो सिलेक्शंस होते हैं। और फिर क्या है, रिग्रेशन ऑफ द सब, जो फॉलिकल्स सिलेक्ट कर गया, जैसे एक कोहर्ट में 20 फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे तो एक फॉलिकल्स उसमें से सिलेक्ट हुआ फॉर द ओवुलेशन के लिए, बाकी जो फॉलिकल्स बचे उनको सब ऑर्डिनेट फॉलिकल बोलते हैं, और वो रिग्रेस कर जाते हैं, वो मर जाते हैं फिर धीरे धीरे करके। तो वेव को किसको बोलेंगे, तो डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स कोहर्ट। एक फॉलिकल जिससे बहुत सारा फॉलिकल्स है, अब इसमें पता नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट फॉलिकल है, लेकिन एक फॉलिकल कोई होगा जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा। वो कैसे सिलेक्ट होता है डोमिनेंट फॉलिकल अभी आगे बताएंगे। तो पूरे इसको जो है डोमिनेंट फॉलिकल्स एंड इट्स कोहर्ट, उसके साथ जितने फॉलिकल्स है उसी को वेव बोलते हैं। अब जो डोमिनेंट फॉलिकल है उसका 2 फेट होता है, या तो वो ओवुलेट करेगा या फिर वो रिग्रेस कर जाएगा, अट्रेसिया में चला जाएगा। ओवुलेशन कब होगा, स्ट्रेस साइकिल जब चलता है तो ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बनता है, जो ज्यादा समय तक रहता है, 15-16 दिन तक गाय में वो रहते हैं। तो अगर उस समय ल्यूटोलाइसिस हो गया, अभी स्ट्रेस साइकिल में और बताया जाएगा इसके बारे में, तो ल्यूटोलाइसिस जब हुआ तो ये फॉलिकल्स और ग्रो करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स तक पहुंचेंगे, प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स तक पहुंचेंगे और ओवुलेशन होगा। अगर ल्यूटोलाइसिस नहीं हुआ उस समय और फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, वो फिर रिग्रेशन चले जाएंगे, वो ओवुलेशन नहीं होगा उसका, रिग्रेस कर जाएंगे फॉलिकल। तो यही 2 फेट है फॉलिकल का, या तो वो ओवुलेट करें या रिग्रेस कर जाए। अब स्टेजेस देखते हैं फॉलिकुलर डायनेमिक्स का। कितने स्टेज हैं फॉलिकुलर डायनेमिक्स का, तो सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलिकल। रिक्रूटमेंट कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने बताया था कि 2 पुल होते हैं, एक ग्रोइंग पुल और एक नॉन ग्रोइंग पुल। तो नॉन ग्रोइंग पुल में जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ग्रोइंग पुल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं। जो ट्रांजिशन होता है एक्टिवेशन के बाद, जो ट्रांजिशन होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू प्राइमरी फॉलिकल, उसी को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। या कह सकते हैं कि नॉन ग्रोइंग पुल से ग्रोइंग पुल में फॉलिकल्स जा रहा है, अब वो ग्रो करेगा, एक्टिवेट हो गया, अब वो ग्रो करेगा, इसी को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट टर्म जो है एक जगह और यूज किया जाता है, जैसे इंट्रांस ऑफ द फॉलिकल इन वेव लाइक फॉर्म। अगर वो ये ट्रांजिशन जब हो गया तो वेव फॉर्म में जब जा रहे हैं, डोमिनेंट फॉलिकल बन रहे हैं, उसके कोहर्ट बन रहे हैं, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है इस टर्म को। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रिक्रूटमेंट यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, इसलिए क्लैरिटी के लिए हमने बता दिया कि उसको उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये इसके सिग्नल्स क्या हैं जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, आप जानते होंगे या पढ़े होंगे, देखे होंगे कि ये जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे FSH हो गया, LH हो गया। FSH में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनमें फॉलिकुलर ग्रोथ में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स टू प्राइमरी फॉलिकल्स, वहां पे कोई भी गोनाडोट्रोपिन का रोल नहीं है, ये हार्मोन इंडिपेंडेंट है। लेकिन ओवरी से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं, जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किट लिगेंड हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर है। इनके प्रेजेंस में ये इनको हेल्प करते हैं ट्रांजिशन में, ये ट्रांजिशन में जाएंगे ये, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल्स ये बनेंगे। अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए तो ये नेक्स्ट जो स्टेज है इमर्जेंस ऑफ द वेव। तो अब ये जब रिक्रूट हो गए तो इनका सडन ग्रोथ ऑफ द रिक्रूटेड फॉलिकल्स, सडन ग्रोथ होगा तो इसी को बोलते हैं इमर्जेंस। अब ये जो इमर्जेंस ऑफ द फॉलिकुलर वेव है, इट इज द गोनाडोट्रोपिन
डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है कि ये गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे एफएसएच सर्ज होना है, ट्रांजिएंट राइज ऑफ एफएसएच। एफएसएच का लेवल है ट्रांजिएंटली थोड़े समय के लिए बढ़ता है और फॉलिकल्स वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्ट्रेस साइकिल में ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं वेव के फॉर्म में, वो कई हो सकते हैं एक साइकिल में। जैसे ये हमने अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया, फिर कुछ दिन के बाद फिर ग्रो करना शुरू किया, फिर कुछ दिन के बाद ग्रो करना शुरू किया, तो 3 वेव पैटर्न यहाँ पे बन गए। ये 21 डेज का स्ट्रेस साइकिल अगर एनिमल का है तो इस तरह से बनना शुरू होते हैं। तो कैटल में अगर हम बात करें तो ये 1 से 4 वेव पर साइकिल पर स्ट्रेस साइकिल होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है 2 to 3। बफेलो की बात करें, भैंस की बात करें तो इसमें 1 से 3 होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन 2 होता है। अगर हम भेड़ की बात करें, शीप की बात करें तो इसमें 2 to 4 वेव पर साइकिल होता है और ये इसमें मोस्ट कॉमन 2 to 3 होता है। गोट की बात यानी बकरी की बात करें तो इसमें 2 to 6 वेव पर साइकिल होता है, 3 to 4 इसमें मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं ये क्या है, एफएसएच तो हमने बताया ही, साथ साथ एक और पॉजिटिव रेगुलेटर्स है जो ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि एक्टिविन्स जो ओवरी फॉलिकल से सिक्रीट होता है। ये जो है एक्टिविन्स क्या करता है, ये एफएसएच रिसेप्टर्स को बनाता है ग्रेनुलोसा सेल्स में। जब तक ग्रेनुलोसा सेल्स जो फॉलिकल्स का है वहां एफएसएच रिसेप्टर्स नहीं बनेगा तो एफएसएच उसमें एक्ट ही नहीं करेगा, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि डिप्लिटी की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर कोई एनिमल 2 वेव साइकिल का है तो ज्यादा चांस होता है कि वो 2 वेव भी हर साइकिल में उसका 2 वेव ही बने, या 3 वेव का है तो हर वेव में 3 वेव ही बने। चेंज हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये इसी तरह का वेव फॉर्म में चलता रहे। अब टाइम ऑफ इमरजेंस अगर कैटल की और बफेलो की हम कंपेयर करें तो फर्स्ट वेव जो जीरो डे मतलब जो जिस दिन साइकिल में आई, स्ट्रेस में आई एनिमल, उसको 0 डे मानते हैं। और बफेलो में उसके एक नेक्स्ट दिन बाद जो है वो वेव का इमरजेंस होता है। अगर वो 2 वेव साइकिल का अगर एनिमल है, जानवर है, तो दूसरा वेव जो है इमर्ज होगा, 11वें दिन इमर्ज होगा, और बफेलो में भी 11वें दिन इमर्ज होगा। लेकिन अगर वो 3 वेव साइकिल वाला एनिमल है तब दूसरा वेव जो है 9वें दिन ही इमर्ज हो जाएगा और बफेलो में भी 9वें दिन इमर्ज होगा। और तीसरा वेव अगर 3 वेव साइकिल है तो तीसरा वेव जो है 16वें दिन दोनों में एनिमल में इमर्ज होगा। इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला जो साइकिल होता है वही जाकर के बड़ा फॉलिकल्स बनता है और जाकर के ओवुलेट होता है। यहां पे अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखें, P4 से इंडिकेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन का, तो यहाँ पे जब तक ये ल्यूटेलाइसिस नहीं होगा, रिग्रेस नहीं करेगा, यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पाए, ये सब फिर धीरे धीरे करके रिग्रेस हो गए, क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई था। ये इसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा इसको वो बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ल्यूटेलाइसिस होता है ये फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं और फिर फाइनल जाकर के ओवुलेशन होता है इसका। अब सिलेक्शन ऑफ द फॉलिकल्स, अब इतने सारे के फॉलिकल्स, कोहॉर्ट ऑफ द फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, इसमें एक सिलेक्शन होना है किसी एक फॉलिकल्स का जो ओवुलेट होगा। जैसे गाय एक ही बच्चा देती है क्योंकि उसमें एक ही ओवुलेशन होता है, फॉलिकल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक फॉलिकल सिलेक्ट होता है, फिर उससे ओवुलेशन होगा और फिर वो एक बच्चे देंगे। तो उसका रीजन क्या है कि कौन सा फॉलिकल सिलेक्ट हो, वो इतने सारे कोहॉर्ट जो ग्रो हो रहे थे उसमें एक कौन सा सिलेक्ट हो, किसको सिलेक्ट करे नेचर। तो इसके भी कुछ है, इसमें मैकेनिज्म है जो बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है। अब जो वही फॉलिकल सिलेक्ट होगा जिसमें शुरू में तो एफएसएच रिसेप्टर बना था, फिर वो क्या होता है कि उसमें कम हो जाते हैं एफएसएच रिसेप्टर। तो जिस फॉलिकल में सबसे कम एफएसएच रिसेप्टर होगा और सबसे ज्यादा एलएच रिसेप्टर होगा, क्योंकि एफएसएच के बाद अब फॉलिकल्स का जो ग्रो होना है वो एलएच हार्मोन के प्रेजेंस में ग्रो होना है, तो सबसे ज्यादा जिसमें एलएचएच रिसेप्टर होगा और फॉलिकुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा जिसमें आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, वही फॉलिकल सिलेक्ट होगा, वही एक फॉलिकल सिलेक्ट होगा। वो फॉलिकल्स कंटिन्यूअस ग्रोथ में जाएगा, बाकी फॉलिकल्स धीरे धीरे करके डिग्रेस हो जाएंगे और फिर वो फाइनली जो है डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो जाकर के ओवुलेट होगा। जब वो फॉलिकल सिलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा सिलेक्शन के बाद कि हाँ अब ये फ्यूचर डोमिनेंट फॉलिकल होगा, डोमिनेंट फॉलिकल बनने वाला है, तो वो क्या करता है कि वो एस्ट्राडावल और इनहिबिन का सिक्रीशन उसमें होता है।
ये क्या करेगा कि ये फीडबैक इनहिबिशन द्वारा जो थोड़ा बहुत जो एफएसएच सीक्रेट हो रहा था उसको वो और सप्रेस करेगा एफएसएच के लेवल को, जिसके कारण से जो दूसरे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, जो सबऑर्डिनेट फॉलिकल्स, उनको स्टार्वेशन हो जाएगा, उनको सपोर्ट एफएसएच का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो फिर रिग्रेस करेंगे, उनको रिग्रेशन में भी हेल्प कर रहा है। ये खुद बड़ा हो रहा है लेकिन दूसरे फॉलिकल्स को बड़े होने से रोक रहा है। नेक्स्ट है डेविएशन ऑफ द फॉलिकल्स। ये अब जब ये ग्रो कर रहा है तो जब सिलेक्शन हो गया, ग्रोथ हो रहा था, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल सिलेक्ट हो गया है, डोमिनेंट फॉलिकल जो बन गया है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी और बाकी फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके कम होगा। तो ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ है इसी को बोलते हैं डेविएशन, है ना। तो जो नेक्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट फॉलिकल्स है और नेक्स्ट लार्जेस्ट फॉलिकल्स में दोनों के ग्रोथ में अंतर आ जाता है। और ये डेविएशन होता कब है? 2 से 3 दिन बाद, वेव इमरजेंस जो होता है उसके 2 से 3 दिन बाद ये डेविएशन होता है। डेविएटेड फॉलिकल्स, जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है जिसका ग्रोथ तेजी से हो रहा है, वो दिस फॉलिकल्स सीक्रेट्स बोथ एस्ट्राडायोल एंड इनिविन, और ये एस्ट्राडायोल और इनिविन जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा दूसरे फॉलिकल्स के ग्रोथ को ये सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट फेज है डोमिनेंस, जो स्टेज है वो डोमिनेंस का स्टेज है। तो अब पहचाने कि डोमिनेंट फॉलिकल कौन है, क्या तरीका है इसको पहचाने, किसको बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिकल है। तो मार्फोलॉजिकली देखने में जो है, या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे साइज मेजर करते हैं, इसमें जो है 10 mm से ज्यादा होना चाहिए। जिस फॉलिकल का साइज 10 mm से ज्यादा है उसी को डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। और वो उसमें वास्कुलरिटी यानी ब्लड वेसल्स ज्यादा होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स में जो LH रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो उसको बोलेंगे कि ये फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल डोमिनेंस स्टेज में है। इंडोक्राइनिकली क्या होगा कि उसके फ्लूइड में एस्ट्राडायोल और इनिविन का जो है लेवल वो ज्यादा होगा। और ये जो डोमिनेंस जो है, डोमिनेंस नेचर है फॉलिकल का जो सिलेक्ट हुआ है, डोमिनेंट नेचर है, ये मेंटेन करता है अपने आप को एस्ट्राडायोल और इनिविन का सिक्रीशन करके। डोमिनेंसी कैसे मेंटेन करेगा? जब एस्ट्राडायोल सिक्रीट करेगा, इनिविन सिक्रीट करेगा तो सप्रेस करेगा एफएसएच के सिक्रीशन को, एफएसएच दूसरे फॉलिकल्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से अपने डोमिनेंसी को ये मेंटेन करता है। अब जो है इसके इंपैक्ट क्या है, फर्टिलिटी में क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट में फर्टिलिटी वो कैसे इनहांस कर सकते हैं। तो इसका कंपेरिजन है 2 वेव और 3 वेव साइकिल का यहाँ दिया हुआ है। 2 वेव साइकिल जो है वो शॉर्टर साइकिल होता है, 19 से 20 दिन का होता है, लेकिन 3 वेव साइकिल्स जो है ये लॉन्गर साइकिल होता है, ये 22 से 23 दिनों का होता है। तो जो शॉर्ट वेव साइकिल है, 2 वेव साइकिल है, इसमें पीरियड ऑफ डोमिनेंस जो हमने भी एक फेज बताया था डोमिनेंस का, वो लॉन्गर होता है। तो लॉन्गर डोमिनेंस फेज होने से कारण से क्या होगा, लंबे समय तक ओसाइट्स उसमें रहेंगे, और लंबे समय तक ओसाइट्स रहेंगे तो वो एज्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ओसाइट। तो जब वो एज ओसाइट जब रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन वही यहाँ पे 3 वेव साइकिल्स में है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डोमिनेंस जो है शॉर्टर है एज कंपेरिजन टू 2 वेव साइकिल। तो उसमें क्या होगा कि ये एक जो रिलीज होंगे, जो ओसाइट्स रिलीज होगा वो क्या होंगे, वो एज्ड नहीं होंगे, वो उतना ज्यादा बूढ़ा नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन में इसको हेल्प होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 वेव साइकिल वाला जो कैटल है वो ज्यादा फर्टाइल हो सकता है एज कंपेयर टू द 2 वेव साइकिल। तो अपने फार्म में, हमें कोई डेयरी फार्म है, हमारे पास कैटल का है या बफेलो का है, वहां पे हमने कोई फार्म खोल रखा है, हमें अपने एनिमल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो हमें ज्यादा फर्टाइल काउ या भैंस, जो गाय या भैंस है उसको रखना पड़ेगा। तो उसमें हम अगर सेलेक्ट कर लें कि हाँ हमारे फार्म में 3 वेव साइकिल वाला ही गाय रहे, 2 वेव साइकिल वाला ना रहे, तो उस फार्म में अगर 3 वेव साइकिल वाला सारे गाय हैं तो सबकी फर्टिलिटी एज कंपेयर टू 2 वेव साइकिल से ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा तो काउ फर्टाइल होंगे, उनसे फिर हम ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा बच्चे ले सकते हैं, समय पर बच्चे ले सकते हैं, और वो फिर हमें प्रोडक्शन में हेल्प, ज्यादा दूध मिलेगा, फिर प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगा, उनको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि फर्टिलिटी में हमारे जो फॉलिकुलर ग्रोथ है इसका क्या इंपॉर्टेंस था और कैसे इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक होता है कि कहा जाता है कि 21 डेज जो साइकिल होता है, ये एवरेज 21 डेज साइकिल स्ट्रेस साइकिल एनिमल में होता है। तो ये 21 डेज कहां से आया, क्योंकि ये 2 वेव जो है और 3 वेव, 2 वेव साइकिल में
ये शॉर्टर होता है, एवरेज इसका 20 डेज है और इसमें 23 डेज है, क्योंकि इसमें कॉर्पस लुटियम जो है 2 वेब में ये अर्ली रिग्रेस कर जाता है और 3 वेब में थोड़ा लेट से रिग्रेस करता है। तो ये जो दोनों का इसका 20 डेज आ गया एवरेज, इसका 23 डेज आ गया, तो ये दोनों का जो एवरेज निकालते हैं वो 21 डेज आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरेज साइकिल जो हर गाय जो है या हर भैंस जो है वो 21 डेज में रिपीट करेगी, हर 21 डेज में स्ट्रेस साइकिल में आएगी, स्ट्रेस में आएगी, अपना साइन शो करेगी, और स्ट्रेस में आएगी तो उसी समय मैटिंग होगा। तो इस टॉपिक को चलिए कंक्लूड करते हैं। तो इसकी जो जानकारी है फॉलिकुलर डायनामिक्स का या फॉलिकल्स का, ये जो जानकारी है ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और इसके अगर हम जानकारी है तो रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट के बारे में, जैसे हमने आपको बताया कि 2 वेब और 3 वेब कौन सा आप फार्म में रखें, है ना, और ओवरऑल फर्टिलिटी का भी ये जानकारी देता है। तो इसकी जानकारी इसलिए हमने इतना डिटेल्स में बताया कि फॉलिकल्स की अगर जानकारी है तो ये सब चीजें अपनी फार्म में ये मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये हेल्पफुल होगा आपके फार्म को बेटर बनाने के लिए। थैंक यू।